नमस्कार दोस्तों, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी के ऊपर, इंडियन पिनल कोड के ऊपर। कुछ दिन पहले हमने एक ऑडियंस पूल किए थे जिसमें कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किए। ऑलमोस्ट 50% लोग पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किए एंड कुछ लोग तो स्पेसिफिक आईपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए भी मुझे एसएमएस किए। तो जो भी लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी जानना चाहते हैं आईपीसी के बारे में, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम आईपीसी के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे एंड उस प्लेलिस्ट के हर एक यूट्यूब वीडियो पर हम कुछ आईपीसी के सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो पर हम आईपीसी क्या है, आईपीसी को कब बनाया गया था, कौन बनाया था आईपीसी को, कब ड्राफ्ट किया गया था एंड आईपीसी की सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पिनल कोड, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी को 1836 में बाय थॉमस बैबिंगटन मैकॉले द्वारा बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस था वो ब्रिटिश इंडिया पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आईपीसी को बनाया गया था। फिर 1860 अक्टूबर 6 पर इसको पूरी ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया पर ड्राफ्ट किया गया था। ब्रिटिश इंडिया क्यों? क्योंकि उस वक्त पर इंडिया ब्रिटिश का अंडर कॉलोनाइजेशन था, इसीलिए उस वक्त इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा गया है। अगर आप इस वक्त पर, आज की डेट पर अगर आप आईपीसी को देखें तो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन है एंड 23 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर पर कुछ सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक डिस्कशन किया गया है एंड सेक्शन 2 पर चैप्टर 2 पर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक डिस्कशन किया गया है। इस तरह हर एक चैप्टर पर कुछ सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है। इस वीडियो पर हम चैप्टर 1 के हर एक सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक एंड चैप्टर 2 की भी कुछ सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक हम आज डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 पर आपको आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। सो पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 कुछ इस तरह का है। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यानी कि इसको हम आईपीसी बोलेंगे एंड ये आईपीसी ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। अगर आप 2019 से पहले आईपीसी को देखेंगे तो वहां पर उस वक्त पर आईपीसी को जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, लेकिन 2019 से 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया है, इसीलिए 2019 से आज तक ये आईपीसी ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 कुछ इस तरह की है। Punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code, and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. यानी कि every person shall be liable to punishment under this code. हर एक इंसान इस एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा अगर वो किसी भी एक ऑफेंसिव काम करता है इंडिया के अंदर। अगर वो इस एक्ट को नहीं मानता है तो इसको इंडिया पर गिल्टी माना जाएगी। अगर आप किसी भी तरह की एक ऑफेंसिव काम करते हो इंडिया पर तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल माना जाएगा एंड इस एक्ट के तहत आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। मान लीजिए कि आप इंडिया पर कहाँ पर भी इंडिया पर अगर आप एक क्राइम करते हो, आप किसी के कत्ल कर देते हो, किसी भी तरह के एक ऑफेंसिव काम करते हो तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पनिशेबल माना जाएगा एंड आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो काम है, अगर आप किसी के भी कत्ल करते हो, आप किसी तरह के काम भी करते हो, ये आईपीसी के अंडर एक ऑफेंसिव वर्क होनी चाहिए, तब जाकर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 कुछ इस तरह की है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति
इंडिया के बियॉन्ड जाकर किसी भी एक तरह का ऑफेंसिव काम करता है तो उसको भी इस एक्ट के अंदर पनिशेबल माना जाएगा एंड उसको इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर और एक जो नेसेसिटी चीज़ होता है, आप यहाँ पर एक इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, तब जाकर आपको उसको पनिशेबल माना जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी भी इंडिया के बाहर जाकर किसी भी तरह का एक काम करते हो, ऑफेंसिव काम करते हो, तो जब भी आप इंडिया पर वापस आओगे, जहाँ पर भी होगे आप इंडिया पर, वहाँ पर आपको अरेस्ट किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसकी एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कि आप इंडिया के बियॉन्ड जाते हो, इंडिया पर तो चाइल्ड मैरिज इलीगल है, आप जाते हो इंडिया के बाहर एंड वहाँ पर आपको चाइल्ड मैरिज कर देते हो, तो जब भी आप इंडिया पर वापस आओगे तो इंडिया पर आपको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन तब आप बोलोगे तो मैं तो इंडिया के बाहर जाकर चाइल्ड मैरिज किया, वहाँ पर तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं क्योंकि आप एक इंडियन सिटीजनशिप हो, तो इसीलिए आपको इस एक्ट के तहत यहाँ पर आपको अरेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 कुछ इस तरह की है। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। The provisions of this code apply also to any offense committed by पहला any citizen of India in any place without and beyond India. Second, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. And तीसरा है any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. यानी कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो इंडिया के अंदर हो एंड इंडिया के आउटसाइड हो, अगर कोई भी एक क्राइम करता है या फिर किसी भी तरह का एक ऑफेंसिव काम करता है तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिशेबल माना जाएगा एंड इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। मान लीजिए कि आप इंडिया पर हो, अगर आप किसी भी तरह का एक क्राइम करते हो, किसी की कत्ल कर देते हो या फिर किसी भी एक ऑफेंसिव काम करते हो जो कि आईपीसी पर एक ऑफेंसिव काम है, तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशेबल माना जाएगा एंड यहाँ पर आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलेगी। चाहे आप इंडिया के बाहर भी हो, अगर आप किसी भी तरह का ऑफेंसिव काम करते हो तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड अगर आप एक शिप पर बैठे हो या फिर किसी एयरक्राफ्ट पर बैठे हो जो कि इंडिया पर रजिस्टर्ड है, अगर आप उस एयरक्राफ्ट पर किसी के मर्डर कर देते हो या फिर किसी की किस तरह का भी ऑफेंसिव काम करते हो तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल माना जाएगी, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट और जो शिप है वो इंडिया पर रजिस्टर्ड है, इसीलिए वहाँ पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। एंड तीसरा है, अगर आप चाहे इंडिया पर हो या फिर इंडिया के बाहर हो, अगर आप इंडिया के रिसोर्स यानी कि इंडिया की कुछ भी इंडिया के अगर आप कंप्यूटर को पर्टिकुलरली टारगेट करते हो तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिशेबल माना जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, मान लीजिए कि इंडिया की कोई भी एक कंप्यूटर, चाहे फॉर एग्जांपल आरबीआई की एक कंप्यूटर को हैक करके पैसा विड्रॉ कर देता है, तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल माना जाएगा एंड उस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। मान लीजिए कि आप एक इंडियन सिटीजन हो एंड आप किसी भी एक कंट्री पर जाकर वहाँ पर किसी को मर्डर कर देते हो, लेकिन जब आप वहाँ से अगर आप इंडिया पर लौटेंगे तो इंडिया पर आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको अरेस्ट किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इंडिया पर हो या फिर इंडिया के बाहर हो, अगर आप कोई भी किसी भी तरह का एक ऑफेंसिव काम करते हो तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये तो था सेक्शन 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 कुछ इस तरह की है। Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. यानी कि कुछ लॉस ऐसे भी होते हैं जो कि इस सेक्शन के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते। मान लीजिए कि कोई भी एक आर्म्ड ऑफिसर से, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो नेवल की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, अगर कोई एक आर्म्ड फोर्सेस की कोई एक सोल्जर अपनी कमांडर की बात को नहीं मानती, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस पर अपनी कमांडर को बात नहीं मानना ये भी एक ऑफेंसिव काम होता है, लेकिन उस टाइम पर उस जो सोल्जर्स को इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर उनको पनिशमेंट देने के लिए उनके लिए एक अलग ही लॉ होता है। मान लीजिए कोई भी एक पुलिसमैन किसी भी तरह का एक क्राइम करता है तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी,
क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड स्पेशली आर्म्ड ऑफिसर्स की, तो इसीलिए उनके लिए एक अलग ही पनिशमेंट लॉ है जो कि उनके द्वारा ही एप्लीकेबल होता है। वेल, ये तो था चैप्टर 1 के बारे में। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 पर आपको जनरल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, जो कि कुछ इस तरह की है। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition, a penal provision, shall be understood, subject to the exception contained in the chapter entitled General Explanation. Through those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। इसकी वो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि कोई एक 7 साल का चाइल्ड है जो कि किसी का भी कत्ल कर देता है, तो उसको एक क्राइम नहीं माना जाएगी, क्योंकि 7 साल के अंदर कोई भी अगर चाइल्ड किसी भी एक तरह का काम करता है उसको ऑफेंसिव काम नहीं माना जाएगी, क्योंकि वो एक 7 साल के अंडर एज की ग्रुप में आता है, इसलिए उसको एक ऑफेंसिव काम नहीं माना जाएगी। इसके और एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि ए एक पुलिस ऑफिसर है एंड जेड एक मर्डरर है, लेकिन ए यहाँ पर जेड को अरेस्ट करता है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। तो विदाउट एनी अरेस्ट वारंट किसी को भी अरेस्ट करना ये भी एक ऑफेंसिव काम है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक ऑफेंसिव काम के लिए पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जनरल एक्सेप्शन होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको एक ऑफेंसिव काम नहीं माना जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, जो कि कुछ इस तरह की है। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. इसका मतलब ये है कि अगर आईपीसी की कौन से भी एक पार्ट में अगर किसी भी काम को एक ऑफेंसिव माना गया है, तो आईपीसी के एवरी सेक्शन में उसको एक ऑफेंसिव काम ही माना जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, जो कि है जेंडर। The pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female. जो हम प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं ही एंड सी की, उसको हम जेंडर कंफर्मिटी के लिए हम यूज करते हैं ही एंड सी। अगर एक लड़की है तो उसको हम सी की यूज करते हैं, अगर कोई एक लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं। इस डेरिवेटिव को हम दोनों के ही एंड सी को, अगर हम लड़का है तो ही एंड लड़की है तो सी की इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में, जो कि है नंबर। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. इसको हम बोलते हैं सेक्शन 9। एंड अब बात करते हैं हम सेक्शन 10 के बारे में, जो कि कुछ इस तरह की है। मैन एंड वीमेन। द वर्ड मैन denotes a male human being of any age. The word women denotes a female human being of any age. मैन वर्ड जो है वो किसी भी तरह का लड़का ग्रुप को मैन बोला जाता है, एंड वीमेन किसी भी एज का लड़की को हम वीमेन की जो प्रोनाउंसिएशन से इसको टैग देते हैं। इसको हम बोलते हैं मैन एंड वीमेन। मैन किसी भी एज ग्रुप की लड़का को हम मैन की डिनोट करते हैं, एंड किसी भी एज ग्रुप की लड़की को हम वीमेन बोलते हैं। ये तो था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 के बारे में। अगले वीडियो पर हम सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।